बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के अंदर आज एक मरतबा फिर से जो उम्मीद थी वो टूट गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जब मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से बड़ी अहम प्रोसीडिंग आज हो रही थी, तो ये पहले दिन से बात तय थी कि हुकूमत किसी न किसी तरह से इस अहम केस के इस अहम बेंच को मुतनाज़ बनाने की कोशिश करेगी। इसकी पहली समाअत के ऊपर हमने देखा कि 9 रुकनी बेंच था जिसमें 2 जजेस छोड़ के चले गए और पीछे 7 जजेस बचे। आज जब सुबह बड़ी उम्मीद थी कि आज 7 रुकनी बेंच जब समाअत करेगा तो यकीनी तौर पे उसके दूर असरात भी नज़र आएंगे हमें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। जब बेंच बैठा और इसकी समाअत शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल रोस्टम पर आए और उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के ऊपर एतराज़ अपना उठा दिया कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को इस बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके जो एक अहम पटिशनर हैं जवाद एस ख्वाजा साहब, वो उसमें पटिशनर हैं और वो रिश्तेदार हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के। पहले दिन ही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये बात कही थी कि अगर किसी को मेरे बेंच में बैठने से एतराज़ है तो मैं इस बेंच से उठ के जा सकता हूँ। उस वक्त अटॉर्नी जनरल का रवैया ये था कि नहीं जनाब, आपको बैठना चाहिए, समाअत करनी चाहिए मुकदमे की। मगर आज उन्होंने अचानक से ये कह दिया कि मंसूर अली शाह साहब को उठ जाना चाहिए। तो वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, आप सब जानते हैं कि बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स दिए और उन्होंने कहा कि हुकूमत जानबूझ के बेंच को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रही है, जानबूझ कर ऐसी कोशिशें, ऐसे हरबे आजमाए जा रहे हैं जिसकी वजह से बेंच के ऊपर उंगलियां उठाई जा सकें। अब 6 रुकनी बेंच है जो कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस के ट्रायल के ऊपर बात कर रहा है और चीफ जस्टिस साहब ने ना सिर्फ उम्मीद का इजहार किया बल्कि किसी हद तक उन्होंने अपना पैगाम इस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचा दिया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर प्रोसीडिंग्स हो रही हैं तब तक उम्मीद की जा सकती है कि सिविलियंस के ट्रायल को रोक दिया जाएगा अगर मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर इस वक्त उनके ट्रायल हो रहे हैं। इसके अलावा जो बड़ी अहम बात है वो ये कि आज की समाअत के अंदर बार बार अमरीका की अदालत और अमरीका के कानून के हवाले से बात होती रही कि अमरीका के अंदर अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की अदलिया खास तौर पे क्या अपना रोल प्ले करती है। तो उसके ऊपर बड़े अच्छे रिमार्क्स से सलमान अकरम मर्रा साहब के, और उन्होंने कहा कि जी मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो वहाँ पर हम सुनते हैं कि वहाँ पर अगर कोई शख्स, कोई सिविलियन इस किस्म की खिलाफ वर्जी करता है या रियासत के खिलाफ जाता है तो उसके लिए भी सिविल अदालतें मौजूद हैं और सिविल अदालतों के अंदर ही उन तमाम लोगों के केस को चलाया जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह इशारा ये दिया, उन्होंने किसी हद तक बता दिया कि जनाब पहले आपने 14 मई के इंतखाब को लेकर इंतखाब नहीं होने दिया, मगर अब उन्होंने कहा कि हुकूमत जो छड़ी उठा के फिर रही है तो हमें मजबूर ना किया जाए कि हम भी अपनी छड़ी उठा लें, और अगर ये छड़ी उठा ली गई तो फिर कुछ नताइज अच्छे बरामद नहीं होंगे। तो फिर आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा गुस्से के अंदर हमें नज़र आए। जिस किस्म का हुकूमती रवैया देखने में आ रहा है मिलिट्री कोर्ट्स को लेके, तो ऐसा बन रहा है कि मिलिट्री कोर्ट्स को मामले पे हुकूमत भी फरीक बन रही है। तो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने शदीद बरहमी का इजहार किया, शदीद वो नाराज़ हो गए और उन्होंने बड़ी अहम तारीख दे दी 27 जून की। 27 जून का उन्होंने बताया कि हम फैसला कर देंगे मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, क्योंकि 27 जून उनका आखिरी वर्किंग डे होगा ऑलमोस्ट। तो वो इसलिए वो कह रहे हैं कि वो जल्द अज जल्द कोशिश कर रहे हैं कि छुट्टियों पर जाने से पहले इसके केस को या इसके फैसले को सुना के जाएँ, केस को निपटा के जाएं। दूसरा बड़ा अहम मामला यह है कि 215 अरब का जो नया टैक्स अवाम के ऊपर डाल दिया गया है, इसमें बड़े खौफनाक किस्म के नताइज बरामद होंगे। अभी मुझे कुछ देर पहले 2 अहम लोगों की फ़ोन कॉल रिसीव हुई जिसमें से एक शख्स ने बताया कि उसकी तनख्वाह में से 90,000 रुपये का टैक्स डिडक्ट कर लिया गया है ज़ोर ज़बरदस्ती। एक तो इनडायरेक्ट टैक्स हम पूरी कौम अदा करती है मुख्तलिफ तरीक़ों से, मगर अब डायरेक्ट ही मैं कहूँगी कि ये टैक्स नहीं है, ये डाका है जो अवाम की जेबों को ऊपर डाला जा रहा है। फिर एक दूसरे शख्स का मुझे पता चला जिसकी 2 लाख रुपए मुख्तलिफ बोनस बनाकर तनख्वाह उसको मौसूल हुई, उसमें से पूरा 30,000 रुपये का टैक्स जो है वो डिडक्ट कर लिया गया। जो बोनसेस आते हैं उनमें से भी 10% डिडक्ट किया गया। तो ये वो ज़ोर ज़बरदस्ती है, गुंडागर्दी है, बदमाशी है गवर्नमेंट की, जो टैक्स इतनी ज़्यादा तादाद में अवाम के ऊपर लाद दिए गए हैं। एक तरफ तो हमारे वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि गरीब के ऊपर हम बोझ नहीं डालेंगे, तो गरीब के ऊपर बराह रास्त बोझ आ रहा है।
پاکستان کی 10 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے اس وقت جو کہ غربت کی لائن سے نیچے ہے. جو ہمارے مڈل کلاس کا طبقہ ہے وہ بھی ہمارا کچھ پرسنٹیج کے اوپر رہتا ہے. ہماری اشرافیہ کو کبھی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچتا, چاہے مہنگائی اپنے عروج پر ہو یا ٹیکسز بہت زیادہ بڑھا دیے جائیں, کیونکہ ٹیکس معاف کرنے کا ہمارے ہاں کوئی ایک قانون نہیں ہے, مگر ہر شخص اس سے استفادہ کرتا ہے. ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جی غریب کو بچانے کے لیے سب کیا جا رہا ہے, اصل میں غریب کو زمین کے اندر درگور کر دیا جاتا ہے. اور آج کی 2 مثالیں میں نے اپنے ویلاگ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی. تو سوچئے جو شخص, جو مزدور 25-30 ہزار روپے مہینہ کما رہا ہے, اس کو ٹیکسز کی مد میں کم سے کم اگر 5,000 بھی دینا پڑ رہا ہے, تو سوچئے اس کے حالات کیا ہوں گے, اس کا عالم کیا ہوگا. ایک طرف ہماری گورنمنٹ ہمارے گلوں میں پھندا ڈال کے ہمیں لٹکا رہی ہے ٹیکسوں کے نام پہ, دوسری طرف ہمیں لوٹنے کے اور نئے طریقے پیدا کیے جا رہے ہیں, بنائے جا رہے ہیں. سینٹ کے بعد اسمبلی کے اندر سے بھی یہ امینڈمنٹ منظور کر لی گئی ہے کہ تاحیات نااہلی 5 سال کے لیے نہیں ہونی چاہیے. میرا اختلاف یہ نہیں ہے کہ تاحیات نااہلی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, میرا اختلاف یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہمارا جو سسٹم ہے, ہمارا جو حکمران ہے, ہماری جو ایلیٹ کلاس ہے, جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں, ہماری اشرافیہ ہے, وہ ہمیشہ کوئی قانون ہو یا امینڈمنٹس لے کے آنی ہو تو وہ نظریہ ضرورت کے تحت ہوتی ہے. ابھی میاں نواز شریف کو واپس لانے کے لیے اور جہانگیر ترین کو, تحریک انصاف کے چیئرمین میں کہوں گی عمران خان, ان کو پیچھے کرنے کے لیے, جہانگیر ترین کو آگے لانے کے لیے یہ تاحیات نااہلی کے جو معاملہ تھا اس کو ختم کر دیا گیا. 5 سال سے زیادہ کی مدت نہیں ہوگی. 2018 کے اندر میاں نواز شریف تاحیات نااہل ہوتے ہیں اور 2023 ایگزیکٹلی 5 سال کے بعد آئندہ آنے والے چند دنوں میں میاں نواز شریف آپ کو پاکستان کی سرحد پر نظر آئیں گے, کیونکہ وہ اپنا راستہ کلیئر کرنے کے بعد ہی پاکستان میں آئیں گے تاکہ انہیں نہ جیل کی ہوا کھانی پڑے اور ان کے مقدمات سے انہیں بری و ذمہ قرار دے دیا جائے. اس کے علاوہ پاکستان کے اندر ایک اور بڑی اہم چیز, ہمیشہ ہم لندن یاترا کی بات کرتے ہیں, اس وقت دبئی جو ہے پاکستان کی سیاست کا مرکز بنا ہوا ہے. مریم نواز اس وقت دبئی میں ہیں, آصف علی زرداری پیپلز پارٹی کے اہم لوگ وہاں پر موجود ہیں, اور جو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ انتخاب جو ہے اتحادی کی صورت میں تو نہیں آئے گا مگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی صورت میں آئے گا. وہ بڑے خاندان جس میں گیلانی خاندان شامل ہے, بھٹو کے اپنے لوگ ہیں, یہ تمام لوگ جو ہیں ان کی جگہ پر نون لیگ اپنے لوگوں کو یا اپنے امیدواروں کو کھڑا نہیں کرے گی. اسی طرح سے جو اہم ڈیمانڈ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, ان کی یہ ہے کہ صوبہ پنجاب کے اندر انہیں سیٹیں چاہیے, انہیں لوگ چاہیے, اور نون لیگ کے پاس کمپرومائز کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ موجود نہیں ہے. آئندہ الیکشن میں ہمیں نظر آئے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی دوبارہ سے پنجاب کی سطح پر ہمیں کھڑی ہوتی ہوئی نظر آئے گی. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.